हेलो गाइस आज ये हम आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस, जो कि क्लास टेंथ की एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर 6 है। तो आप हैं अपने यूट्यूब चैनल ई स्टडी पर, जिसमें हम एक पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ के बायो के सारे चैप्टर्स की, और जो ये एनसीईआरटी है उसे हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? चैप्टर 6, लाइफ प्रोसेसेस। व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस वो होती हैं जो कि हम सुबह से उठ के जो भी हम रात तक जो भी सारी प्रोसेस करते हैं, खाना खाना, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब जितनी भी हम प्रोसेस करते हैं सारी क्या होती हैं? लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या है? जब हम जैसे कि हमने कोई भी खाना खाया, न्यूट्रिशन लिया हमने, है ना, खाना खाते हैं तो न्यूट्रिशन मिलता है ना हमें, वो भी एक लाइफ प्रोसेस है। और क्या क्या है हमारी लाइफ प्रोसेस? एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, ये सब क्या है हमारी लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो हम बात करते हैं व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास। देखिए, लाइफ प्रोसेसेस वो हैं जो हमेशा ही चलती रहती हैं। कैसे चलती रहेंगी? अगर हम सो भी रहे ना तब भी जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी। अब आप कहेंगे मैम ये कैसे चलती रहेगी? देखिए, हमने खाना खाया, हमें उससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम खाना खा रहे हैं और हमें एकदम से एनर्जी मिल गई, नहीं। ये पूरी एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये पूरी एक प्रोसेस होकर क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी किसकी फॉर्म में मिलती है? हमें एटीपी की फॉर्म में मिलती है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम खाने में एटीपी खाते हैं, नहीं खाते हैं ना एटीपी। हम खाने में क्या खाते हैं? हम खाना खाते हैं, फिर वो हमारी बॉडी क्या करती है? एंजाइम्स का यूज़ करके उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करती है। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने खाना खाया, हमने एक बाइट खाया तो अब हमारे पूरा एक बाइट जो हमने खाया वो हमारे ब्लड को पहुंच गया। ऐसा तो नहीं है ना। ये किसकी फॉर्म में पहुंचते हैं? ये एटीपी की एनर्जी की फॉर्म में हमारी बॉडी, हमारे जो ब्लड सेल्स हैं सब में ये एनर्जी की फॉर्म में पहुंचते हैं। तो क्या क्या बोला गया है इसमें? कि अगर हम क्लास में अगर हम बैठे हैं और हम सो भी रहे हैं ना तब भी हमारे जो ये जो पूरी जो एक्टिविटी है चलती ही रहेगी। ठीक है, इवन इफ वी आर जस्ट अस्लीप द मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। सही बात है, ये जितनी भी प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म होती हैं, रेस्पिरेशन, देखिए हम सो रहे हैं तो ये तो नहीं है ना कि हमने सांस लेना बंद कर दिया, हमारा रेस्पिरेशन बंद हो गया। रेस्पिरेशन चलता रहता है। तो क्या है? ये सब जो ये एक साथ परफॉर्म करते हैं, मेटाबॉलिज्म हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? एक साथ परफॉर्म करती हैं पूरी हमारी बॉडी, जो हमारी लाइफ प्रोसेस है उसको मेंटेन रखने के लिए। अच्छा, अब जैसे कि हमारा है, हमारे हाथ में चोट लग गई या हमारे पैर में चोट लग गई, तो हम जो भी हम एक्टिविटी, ये तो सारी हमारी इनर एक्टिविटी हो गई। लेकिन जो हम आउटर करते हैं, जैसे कि हम चलते हैं, हम कुछ भी करते हैं, जैसे कि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ समथिंग, जैसे कि मैंने कुछ लिखा है, ऐसे कुछ भी लिखा मैंने, ठीक है, तो ये क्या है? मैं जो भी कुछ लिख रही हूँ या मैं अपने हाथ का यूज़ कर रही हूँ ना, इसे लिखने में कर रही हूँ ना, तो ये सब क्या है? ये हम अपना जो हाथ का जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं। अब जैसे कि हमारे हाथ में चोट लग गई, कुछ भी लग गई, तो इससे हमारी लाइफ प्रोसेस जो करते हैं हम एक्टिविटी, वो प्रभावित होगी नहीं होगी? इफेक्टेड होगी नहीं होगी? होगी ना। तो कुछ भी अगर हमारे बॉडी में अगर कुछ भी हमारे चोट लग जाती है या फिर हम बीमार हो जाते हैं तो लाइफ प्रोसेस जो होती हैं ये इफेक्ट होती हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। सही बात है। अब जैसे कि हम कभी बीमार हो गए तो हमें क्या है? हमें बीमार होने के लिए एनर्जी चाहिए। हमें डॉक्टर बोलता है कि अच्छा खाना खाइए, प्रोटीन लीजिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो इन सब के लिए जितनी भी हमारी जो प्रोसेस है, लाइफ की जो प्रोसेस है, जैसे कि कुछ भी जो मैंने अभी आपको बताया, उन सबको मेंटेन रखने के लिए हमें किसकी किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। सही बात है, ये जो एनर्जी कहाँ से आएगी? जब खाना खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, तब हमें ये एनर्जी मिलेगी। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड। जैसे कि हमने बाहर से खाना खाया, हम बाहर से तो खाना खाते हैं या अंदर से खाते हैं? नहीं ना। हम हमारे सामने खाना रखा होता है, हम खाना खाया हमने, तो क्या है? हमें एनर्जी बाहर से मिल रही है। कैसे मिल रही है? हमें एनर्जी बाहर से मिल रही है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ना, विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। अच्छा, हमने खाना हम जब हम खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। हम कहाँ पे थे गाइज? मोस्ट, हाँ, सिंस लाइफ टू ग्रो एडिशनल, कहाँ? सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसे क्या कहते हैं? हम फूड कहते हैं। इससे हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड।
अगर ऑर्गेनिज्म जो है साइज उसका अगर ग्रो, देखिए हम सब ग्रो करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, खाने के अलावा भी हमें बहुत कुछ चाहिए होता है, लाइक फिश हो गया, मिल्क हो गया, ये सब भी हम खाते हैं नहीं खाते हैं, तो एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड, तो हमें जो एडिशनल रॉ मटेरियल होता है वो भी चाहिए होता है। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, देखिए फूड जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। कौन कौन से टू टाइप्स का होता है? एक होता है इनऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक। हम दो टाइप का फूड लेते हैं। हम आप कहेंगे मैम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्या है? तो इनऑर्गेनिक क्या है? सिंपल फॉर्म वाला फूड, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, लाइक जिसमें कार्बन नहीं होता, वाटर हो गया, क्लोरीन, ये सब चीज़ें क्या है, ये सिंपल फॉर्म में है, ठीक है। तो ये सब कौन से हैं? सिंपल फॉर्म में है। सोडियम सोडियम Na, ठीक है, ये सब क्या है? सिंपल फॉर्म में है। ऑर्गेनिक फूड वो होता है जिसमें कि क्या होता है? कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन। तो दो टाइप के फूड होते हैं, समझ में आ गया, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक फूड वो होता है जिसमें कार्बन नहीं होता, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जो हमारी अर्थ पे पाया जाता है, और ऑर्गेनिक वो होता है जिसमें कि कार्बन होता है। तो कार्बन बेस्ड फूड जो होते हैं उनको तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? एंजाइम्स चाहिए होते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये कैसी फॉर्म में होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। तो अब हम बात करते हैं, since life on earth depends on carbon based molecules, most of these food sources are also carbon based depending on the complexity of these carbon sources। गाइस हम यहाँ पे हैं, आप अपनी बुक साथ में लेके बैठिए और साथ साथ पढ़ते चलिए। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन दैम यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। सही बात है। आगे समझ में, द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वैरिड, जो आउटसाइड के जो सोर्सेज है वो वैरी कर सकती है। अब आप कहेंगे मैम कैसे वैरी कर सकती है? तो देखिए हम यहाँ पे हम क्या खाते हैं? हम सिंपल अपना फूड खाते हैं, वेजिटेरियन है कुछ भी, हम वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है कुछ भी। लेकिन आप चाइना में चले जाइए, आप यूएस में चले जाइए, फ्रांस में चले जाइए, वहाँ पे तो गेहूं का आटा नहीं मिलता ना, वहाँ पे तो ये नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं, नॉन वेज खाते हैं ज़्यादातर। तो ये कैसे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमारा फूड कैसा हो। आप इंडिया की बात ले लीजिए, साउथ में चले जाइए, आपको क्या मिलेगा? डोसा मिलेगा, बड़ा बड़ा मिलेगा, और क्या मिलेगा? यही सब मिलेगा। तो ये अपना डिपेंड करता है कि हम कैसे इन्वायरमेंट में, और हमारा जो रीज़न है वो क्या है, मतलब यहाँ पे गेहूँ ज़्यादा होता है, गेहूँ की रोटी ज़्यादा खाई जाती है ना, खाई जाती है। तो बस यही बात है, जो आउटसाइड के जो सोर्सेज हैं एनर्जी की वो वेरीड करती हैं, सिंस द इन्वायरमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द। अब हमारे जो इन्वायरमेंट है वो हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना है कि हमने जो चाहा वो मिल गया, नहीं, हम जैसे जैसे भी क्षेत्रीय रीजन में जाते हैं हमें उसके अकॉर्डिंग ही खाना खाना पड़ता है। देयर सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू द यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर। सही बात है। इसमें क्या बोला गया है? जो भी हम खाना खाते हैं हमें उसमें क्या है, उसमें हमें खाने को, जैसे कि हमने कुछ भी खाना खाया उसे हमें खाने को तोड़ने की ज़रूरत है, ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है। और वो किसकी हेल्प से होता है? एंजाइम्स की हेल्प से हम उसे खाने को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। अब ब्रेक डाउन करते हैं, एनर्जी मिलती है हमें, और एनर्जी से हमें क्या मिलती है? ताकत मिलती है, और ताकत से फिर हम कुछ भी जितनी हमारी एक्टिविटीज़ होती है वो हम कर सकते हैं। आगे इतनी बात समझ में? हम और हमारी बॉडी को भी ग्रो करवाते हैं जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। क्या होती हैं रिएक्शन? केमिस्ट्री तो आपने पढ़ ही रहे होंगे आप। ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, ये सब क्या होता है? ब्रेक डाउन का, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के काम आती हैं। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, the process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration। अब इसमें क्या बात आ गई? इसमें रेस्पिरेशन की बात आ गई। इसमें क्या है? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, ये तो सब पढ़ लिया हमने। एंड टू यूज़ इट इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज़ इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज। अब आप कहेंगे मैम ये क्या है? तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी हमारे प्रोसेस होती है, जैसे कि हम कुछ भी फूड ले रहे हैं उसको जो तोड़ने की प्रोसेस होती है वो मेटाबॉलिज्म कहलाती है। पहले आप ये समझिए कि मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? मेटाबॉलिज्म को एक साथ दो टाइप में बांटा गया है। एक साथ कौन कौन से? कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। तो पहले हम लिख लेते हैं एनाबॉलिक, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। अब आप कहेंगे मैम ये क्या है एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक? देखिए एनाबॉलिक वो होता है जिसमें कि कुछ भी फॉर्मेशन होता है। कुछ भी का मतलब क्या है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और कैटाबॉलिक क्या है? जिसमें एटीपी रिलीज़ होती है। क्या होती है? एटीपी रिलीज़ होती है। अब देखिए इसे ढंग से समझने की बात है तो पहले एनाबॉलिक समझते हैं हम। क्या समझते हैं? पहले हम एनाबॉलिक,
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एनाबॉलिक। ठीक है, एनाबॉलिक में क्या होता है, एनाबॉलिक का बेस्ट एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कुछ भी ये प्लांट है, प्लांट को क्या मिलता है, सनलाइट के खाना बनाते हैं प्लांट नहीं, तो ये क्या है, सनलाइट मिल रही है उसे, प्लांट को सनलाइट मिली, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाया उसने, अपना खाना बनाया। क्या बनाया, खाना बनाया। कैसे, सनलाइट मिली, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ये इस सब से तो खाना बनाता है वो अपना, CO2 H2O, सनलाइट की प्रेजेंस में सब बनाता है, नहीं बनाता है, नहीं पता क्या आपको, C6H12O6, ये क्या है, उनने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। क्या बनाया, ग्लूकोज। किस किस की प्रेजेंस में बनाया प्लांट ने, CO2, CO2 कहाँ से मिल रहा है उसे, इन्वायरमेंट से, जो हम छोड़ते हैं जो, और ये क्या है, H2O, H2O कहाँ से मिल रहा है, जो हम प्लांट को पानी देते हैं, और सनलाइट तो आपको पता ही है। तो उसने क्या बनाया, अपना खाना बनाया, C6H12O6 बनाया, और उसने क्या करा, इसमें क्या करा, C6H12O6 बनाया, और O2 रिलीज़ करी। O2 क्यों रिलीज़ करी, O2 से क्या होता है, O2 से हम O2 ही तो लेते हैं हम, तभी तो कहते हैं प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। O2 और क्या, ATP रिलीज़ करी, सॉरी ATP का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। आ गई बात समझ में, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल क्या है, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, सिंथेसिस का मीन क्या होता है, सिंथेसिस का मीन ही क्या होता है, कुछ भी बनाना। सिंथेसिस का मीन क्या होता है, फॉर्मेशन। क्या होता है सिंथेसिस का मीन, फॉर्मेशन करना कुछ भी। तो एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल समझ में आ गया। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, एनाबॉलिज्म का, बस आप इतना याद रखिए, एनाबॉलिज्म में एनर्जी बनती है और कैटाबॉलिज्म में एनर्जी टूटती है। तो एनाबॉलिज्म का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो गया फोटोसिंथेसिस, उसमें एनर्जी बन रही है। और कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल क्या है, हमने क्या लिया, C6H12O6, इसमें किसकी हेल्प से हम तोड़ते हैं, इन दोनों को एंजाइम्स की हेल्प से। किस में टूटा, CO2 प्लस H2O, और क्या हुआ, एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। अच्छा, ये किसकी प्रोसेस है पूरी, ये प्रोसेस किसकी है, ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। जो हम रेस्पिरेशन करते हैं वो ये वाली प्रोसेस है। अभी आपको आगे जाके पता चलेगा कि पूरी वाइड प्रोसेस है ये पूरी। ठीक है, अभी हम बस इतना समझते हैं कि C6H12O6 को हमने एंजाइम्स की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करा, तो हमने क्या छोड़ा, CO2 H2O और ATP हमने क्या करी, इसमें रिलीज़ करी, और जो रिलीज़ करी वो हमारी बॉडी के छोटे छोटे सेल्स, ब्लड सेल्स सब में पहुंच गई, और हमने उसका यूटिलाइजेशन कर लिया, और जो CO2 हमने छोड़ा उसका प्लांट्स ने कर लिया। आगे इतनी बात समझ में। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों का एग्जांपल समझ में आ गया ना अच्छे से। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि सेलुलर नीड्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है। यहाँ से पढ़िए, द प्रोसेस, एक मिनट आप अपनी बुक अपने साथ रखना, ये यहाँ से पढ़िए, द प्रोसेस, यहाँ से, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। आगे देखो पूरी बात समझ में, रेस्पिरेशन क्या है, हम कि हमने क्या करा, अपनी नीड्स के लिए उसे हमने C6H12O6 जो भी कार्बोहाइड्रेट था उसे हमने तोड़ा एंजाइम्स के प्रेजेंस में, CO2 रिलीज़ किया, H2O और ATP रिलीज़ किया। अब यहाँ से बात करते हैं, इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड। देखिए जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमीबा की बात करें, अमीबा कैसा, ऐसे तो होता है अमीबा, इसमें तो कुछ भी नहीं है कोई स्पेसिफिक ऑर्गन, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही होता है ये तो। कैसे लेगा खाना अपना। एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्टेज मे बी नीडेड बिकॉज द इंटायर सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। अब इसमें क्या बोला गया है इन्होंने, कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता फूड के लिए, गैस को एक्सचेंज करने के लिए, वेस्ट को रिमूव करने के लिए, लेकिन इन्हें चाहिए तो है ना, करते तो है नहीं, क्योंकि लिविंग होते हैं और इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। बट वॉट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एंड द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब क्या होगा, जब जो ऑर्गेनिज्म का जो साइज है वो इंक्रीज होगा लाइक अस, एंड उनका जो बॉडी का जो डिज़ाइन होगा बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द cells may not be in direct contact with the surrounding environment. The simple diffusion will not meet the requirement of all the cells.
We have seen previously how the multicellular organism various body parts have specialized in the function they perform. देखिए हमारे में क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं. देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, तो हम क्या है, लिविंग में ये हम क्या है, ह्यूमंस क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. और ये एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. यूनिसेलुलर वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया. तो इसमें क्या कहा गया है कि हम जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे जो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, हमारे हैंड है, लेग है, नोज़ है, ये सब है ना, तो इनमें क्या है, स्पेसिफाइड फंक्शन है हर किसी का. अब जो काम हम जो हम सांस ले रहे हैं वो अपने मुंह से या नाक से ले रहे हैं, अब कान से थोड़ी ना लेने लग जाएंगे. तो इस सबका एक फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है. जैसे हम कान से सुनते हैं, नाक से थोड़ी ना सुनने लग जाएंगे, नहीं सुनने लग जाएंगे ना. तो ऐसे ही इसमें बता रखा है कि सबका एक अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और वो जो परफॉर्म करते हैं. वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज आर विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissue. However, this poses a problem. Since the food and oxygen are now taking up to at one place in the body of the organ, which all the parts of the body need them, this situation creates a need for a transportation system of the carrying food and oxygen from one place to another in the body. देखिए इसमें पूरे में ये बात कही गई है कि देखिए हम जो सांस लेते हैं, मुंह से लेते हैं या नाक से लेते हैं, नाक से लेते हैं हम सांस. तो ये क्या, हम जब नाक से पूरी सांस ले रहे हैं तो ये थोड़ा ना कि बस नाक में ही रह गई, नहीं ना, हमारी पूरी बॉडी में जाती है. तो इसके लिए हमारे हम जो ह्यूमन है, कोई भी एनिमल है, जो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा. जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें एक सबका एक फंक्शन होता है. जैसे कि हमने सांस ली नाक से, तो अब वो पूरी बॉडी में जाएगी, तो पूरा एक फंक्शन ही तो होगा. आपने कभी सोचा है कि हम सांस ले रहे हैं नाक से, तो पूरी बॉडी में कैसे जा रही है, इसका पूरा एक फंक्शन है. इसमें लंग्स वर्क करते हैं, ब्रोंकाई वर्क करते हैं. अभी आप उन सबके चक्कर में मत पड़िए, लेकिन बस आप इतना समझिए कि जो भी हमारा जो फंक्शन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, वो सबका स्पेसिफाई बटा हुआ है कि हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है. ठीक है. When chemical reaction use the carbon source and the oxygen for the energy generation, they create a products. They are not only useless for the cell of the body. देखिए ये सब इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है. यही बताया गया है कि जो रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन क्या होता है, जो भी हम वेस्ट, दीज वेस्ट रिमूव बाय प्रोडक्ट्स आर therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion. ये सब क्या होता है, हमारा एक्सक्रीशन होता है ये सब. और जो एसेंशियल हमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो मेटाबॉलिज्म से चाहिए होती है. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन सबको फॉलो करते हैं. अब बात तो यहाँ से आएगी न्यूट्रिशन से. इतना समझ में आएगा कि लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं और कैसे ये खाना बनता है, टूटता है, एनर्जी टूटती है. इतना आपको समझ में आ गया ना. अब बात करते हैं हम न्यूट्रिशन की, या न्यूट्रिशन की बात हम कल करें. चलिए कल करते हैं. आप पहले इसको पूरा जो चैप्टर की जो सोल है ना, पहले हमने उसे समझा कि फूड हम कैसे लेते हैं, हमें एनर्जी कैसे देता है, फोटोसिंथेसिस क्या है, कैटाबॉलिक क्या है, एनाबॉलिक क्या है, ये सब हमने समझा. न्यूट्रिशन की बात हम कल करेंगे. न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है, बस वो है जो हम खाना खाते हैं ये, और इससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है जो भी. चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ठीक है. वैन वी टॉक और राइड अ बाईसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी. सही बात है. जब भी हम वॉक करते हैं या राइड, जो भी साइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, उन सब के लिए हमें एनर्जी की नीड है ना. तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, अभी मैंने बताया जब हम खाना खाएंगे, बताया था ना अभी हमने, कैटाबॉलिक एनर्जी रिलीज़ हो रही है. कैटाबॉलिक जो रिएक्शन है बताई थी ना, क्या यूज़ करते हैं हम, ये जो C6H12O6. अभी आप कहेंगे मैम ये कहाँ से आया C6H12, जो हम खाना खाते हैं वो बाय प्रोडक्ट्स में जो टूटता है उससे मिलता है C6H12O6. अब इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, खाने को एंजाइम्स की मदद से इसे तोड़ते हैं. ये फूड से मिला है हमें C6H12O6. इसकी पूरी प्रोसेस है डाइजेशन चैप्टर में. बस आप अभी इतना समझिए कि C6H12O6 हमें किससे मिला, जो हमने खाना खाया है उससे मिला. ये कार्बोहाइड्रेट, इसे हमने एंजाइम्स की हेल्प से तोड़ा. इससे CO2 निकली, H2O निकला और एनर्जी निकली. ठीक है. ये कौन सी रिएक्शन थी, कैटाबॉलिक. जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं. ठीक है. अब देखिए वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड. ये तो सब वही ग्रो करने के लिए और हमें एनर्जी के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है. तो हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, कैसे जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपना खाना लेती हैं. तो इसके दो टाइप होते हैं. कौन कौन सा होता है, ऑटोट्रॉफिक और कौन सा होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक. देखिए आगे ना वही वाली बात पूरी मैंने भी आपको समझाई थी. C6 ये कौन सी फोटोसिंथेसिस वाली है. अच्छा अब आप बताएंगे कैटाबॉलिक है या एनाबॉलिज्म है. ये कैसी है, ये एनाबॉलिज्म है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस है, इसमें ATP बनती हैं. देखो ठीक है. अभी मैं आपको पूरा यहाँ से पढ़ाऊँगी ये,
लेकिन हम कल की क्लास में करेंगे वरना ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ये न्यूट्रिशन हम कल की क्लास में पूरा समझेंगे, क्या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, क्या ये फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, क्या होता है स्टोमेटा, क्या होता है, ये सब हम किसकी कल की क्लास में समझेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो ये तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।